हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए बच्चे, और इस वाली क्लास में हम अपने बच्चे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे कि मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा था। तो बच्चे वो कौन सा था, ध्यान रखोगे, अक्कड़ साम्राज्य था। और इसकी स्थापना 2334 बीसी में हुई थी, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी बच्चे, वो ज्यादातर तुर्की वाले एरिया में फैली हुई थी। तुर्की के साथ साथ सीरिया में फैली हुई थी, और सीरिया के साथ साथ इराक में फैली हुई थी। और ये बच्चे कौन सी नदियों के आसपास थी, दजला और फरात नदियों के आसपास। ये जो बच्चे आप देख रहे हो ना, दजला और फरात वाली नदियां, इनको हम टिग्रिस और यूफ्रेटस बोल देते हैं। कौन सी बच्चे, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां हम बोल देते हैं। तो इसके आसपास थी। सिंधु घाटी सभ्यता से इनकी बच्चे बहुत अच्छी व्यापार की बॉन्डिंग थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा यहां तक, डन। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी। ऑब्वियसली किसके भाई, ध्यान रखोगे, जल निकाय के। पानी का हिसाब पहले देखते थे। जैसे अगर तुम अभी भी नॉर्मली देखोगे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी राजधानी ज्यादातर वहां होती थी जहां कोई बड़ी नदी जा रही होती थी। एग्जाम्पल के लिए आप मुगलों को देखो, उन्होंने पहली यहां पर अपनी राजधानी किसको बनाया था आके, वो बनाया आगरा को, यमुना नदी के किनारे। उसके बाद यमुना नदी के किनारे दिल्ली को बनाया। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था। बच्चे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ध्यान से सुनना, ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चे, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी है। सिंधु और उनकी सहायक नदी, ध्यान रखोगे, उसकी सहायक नदियों के आसपास ये पनपी है, ठीक है। इसका जो समय काल माना जाता है कार्बन डेटिंग के आधार पर, वो माना जाता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच का। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये इसका काल माना जाता है, ठीक है भाई। और अगर हम देखें बच्चे, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन थी बच्चे, ध्यान रखोगे, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, है ना भाई। ब्रॉन्ज एज, ये ध्यान रखोगे, सिविलाइजेशन थी। अब ये लोग क्या क्या पालते थे, जैसे कि बच्चे ये सुअर पालते थे, ये हाथी भी पाल लेते थे। हाथी ज्यादातर गुजरात के अंदर जो साइट मिली है ना, वहां पर पाला जाता था। ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर गुजरात के क्षेत्र में। ये बच्चे गधा भी पाल लेते थे, ये कुत्ता भी पाल लेते थे, कुबड़ वाला बैल पालते थे, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, कौन सा, कुबड़ वाला बैल भी पालते थे ये, ओके जी, कुबड़ वाला बैल भी पालते थे। अगर हम देखें इसमें से बच्चे, बकरी के साथ साथ ये बच्चे भेड़ भी पालते थे। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। इसमें से ध्यान रखोगे कृषि प्रयोजनों में ज्यादातर यूज होता था, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि सर हमें ये बताइए घोड़े के प्रमाण कहां से मिले हैं सबसे ज्यादा। तो गुजरात में ही एक सुरकोटदा जगह है, ध्यान रखोगे, कौन सी बच्चे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, एक कौन सी सुरकोटदा जगह आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से मिले हैं बच्चे, और ये गुजरात के अंदर है। और वहां से बच्चे घोड़े, ध्यान रखोगे, घोड़े पालने के प्रमाण मिले हैं, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी होती थी। बच्चे जली हुई ईंटों से। चटका ईंट जानते हो, है ना, जो जिससे आमतौर पर अब से कुछ सालों पहले खड़ंजे बने होते थे गांव में। तो ऐसी ही जली हुई ईंटों से उस समय पर, ध्यान रखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सड़कें बनी होती थी। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा यहां पर। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, और ये लोग 16 के गुणांक में, ध्यान रखोगे, माप तोल करते थे, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, माप तोल जो करते थे ये 16 के गुणांक में करते थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे। ये लोग चौपड़ और पासा खेलते थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, चौपड़ और पासा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये राजतंत्रात्मक नहीं थी बच्चे, ध्यान रखोगे, राजतंत्रात्मक सभ्यता नहीं थी। ये कैसी थी, जनतंत्र, ध्यान रखोगे, जनतंत्रात्मक थी, यानी कि जनता के बारे में सोचने वाली, यानी कि राजा जैसी कोई पद्धति नहीं थी इसमें। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर कैसा हो जाएगा, जनतंत्रात्मक, ठीक है बच्चे। यहां तक हमारा राइट आंसर ये हो गया। अच्छा, अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और पूछे, तो इसमें सबसे पहला बच्चे हड़प्पा खोजा गया। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। 1921 में खोजा गया था। और वो किसने बच्चे, दयाराम साहनी ने खोजा। और ये कहां पर पड़ता है बच्चे, ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में पड़ता है। पंजाब स्टेट के मोंटगोमरी जिले में है। कौन से में बच्चे, मोंटगोमरी जिले में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे बच्चे हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला गया है? ये बोलता है बच्चे स्टुअर्ट सभ्यता को बोला, इसको ध्यान रखो, स्टुअर्ट पिगट ने बोला है। क्या बोला है इसको बच्चे? स्टुअर्ट पिगट ने इसको क्या बोला है? स्टुअर्ट पिगट ने बोला है ध्यान रखोगे, अर्ध औद्योगिक शहर, अर्ध औद्योगिक शहर इसको बोला है। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। किसको बच्चे? इस वाले को, हड़प्पा को। हड़प्पा के साथ साथ मोहेंजोदारो, इसकी खोज कहां हुई थी बच्चे? मोहेंजोदारो की, ये भी पाकिस्तान में हुई थी। ये पाकिस्तान में कहां पर आपको देखने को मिलता है बच्चे? ये पाकिस्तान में मोहेंजोदारो मिलेगा सिंध में, पाकिस्तान के सिंध राज्य में मिलेगा, और लरकाना जिले में देखने को मिलेगा। कहां पर बच्चे? लरकाना जिले में देखने को मिलेगा, और ये सिंधु नदी के किनारे आपको मिलेगा। और जो ये हड़प्पा वाला था, ये रावी नदी के किनारे था। ये कहां पर था बच्चे? रावी नदी के किनारे। और ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे मिला। क्लियर बच्चे? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यहां तक आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी बच्चे? वो लोहे का उनको ज्ञान नहीं था, लोहा उनको ज्ञात नहीं था। ठीक है, इनके जो बच्चे औजार होते थे वो किसके होते थे? ये जो औजार होते थे वो पत्थर के होते थे या फिर कांस्य के होते थे? है ना भाई, याद रखोगे, कांस्य के हुआ करते थे औजार इनके। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं भाई इसके बारे में। देखो, ये जो बच्चे सभ्यता है, इसने हमको क्या दिया? ध्यान रखोगे, ये हमको शिव की पूजा करना सिखा के गए। याद रखोगे, शिव जी की पूजा करना सिखा गए। ये मातृ देवी की पूजा, याद रखोगे, मातृ देवी की पूजा करना सिखा के गए ये लोग। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये लिंग योनि की पूजा करना सिखा के गए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, इनका बहुत ही, ये जो स्वास्तिक आप देखते हो ना, ये इनका बहुत पवित्र चित्र हुआ करता था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, इसको बहुत पवित्र माना जाता था इनके समय पर। ठीक है, अच्छा, ये लोग बच्चे हमको ध्यान रखोगे कई प्रकार की फसलें बोना सिखा के गए। ध्यान रखोगे, ये कई प्रकार की फसलें बोना सिखा के गए। अच्छा, ये फसलें कौन कौन सी बो लेते थे बच्चे? जैसे कि ये गेहूं बो लेते थे, ये बच्चे जौ बो लेते थे, या फिर आप लगाओगे कपास बो लेते थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये कपास तो भाई अगर आप देखोगे हमारे देश में सबसे पहले अगर कोई हमको देखे गया है तो वो यही है। ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, कपास। ओके भाई, ये लोग तरबूज के बारे में जानते थे, ये लोग बच्चे खरबूज के बारे में जानते थे, ये लोग खजूर के बारे में जानते थे, ये लोग साथ साथ में ध्यान रखोगे ये अनार के बारे में भी जानते थे। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इनको इतनी सारी चीजों के बारे में भी पता था। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, है ना, ध्यान रखोगे, एक नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? नर्तकी की मूर्ति इसमें वो मिली है मोहेंजोदारो से। याद रखोगे बच्चे, मोहेंजोदारो से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, नर्तकी की मूर्ति तो होगी बच्चे मोहेंजोदारो से जो मिली है। अगर हम पूछे पुरुष की नृत्य करते हुए की मूर्ति कहां से मिली है? वो हड़प्पा से मिली है, ये भी आप ध्यान रखोगे, हड़प्पा से। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां तक आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलते सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर के आसपास बने कमरे होते थे बच्चे, आंगन के आसपास बने हुए कमरे होते थे। ओके बच्चे, और अगर आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान रखोगे आंगन में ही साइड में कुआं भी होता था और साइड में ध्यान रखोगे कमरे भी होते थे, है ना। जैसे कि बच्चे ये आपको आंगन देखने को मिलेगा, तो आंगन में ही ध्यान रखोगे कुआं भी होता था और आपको कमरे भी दिखाई देंगे वहां पे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर है, घर 2 मंजिला हुआ करते थे इनके, है ना भाई। घर कैसे हुआ करते थे बच्चे? 2 मंजिला हुआ करते थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, समझ गए? ऐसे अगर हम देखें बच्चे, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलती है, इस पूरी सभ्यता में से हमको इनकी जो लिपि है उसमें कितने अक्षर प्राप्त हुए? इसको सिंधु लिपि बोलते हैं, जो आज तक पढ़ी नहीं गई। सिंधु लिपि आपको पता है हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे सबसे पुरानी लिपि है ये, और ये आज तक पढ़ी नहीं गई है। इसके आज तक कितने चिन्ह मिले हैं बच्चे? 64 मूल चिन्ह हमको दिखाई दिए हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे, और ये आज तक पढ़े नहीं गए हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, मोहर जो मिली है किसकी मिली है बच्चे? सेल खड़ी, याद रखोगे, सेल खड़ी की मोहर हमको मिली है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। एक बात बताओ भाई, ये जो इनकी लिपि थी ना, वो अक्षर जैसी नहीं थी, चित्रात्मक थी, जैसे मछली का चित्र। अब बताओ मछली से कोई क्या अंदाजा लगाएगा कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारे सामने कोई मछली लेके आ जाए आज की डेट में मछली, तो तुम उससे क्या अंदाजा लगाओगे भाई ये क्या बोल रहा होगा? मछली जल की रानी है,
मछली कहीं भाग गई थी, मछली कहीं पढ़ने भी जा रही थी, या फिर मछली से क्या एक अंदाजा लगा सकते हो तुम? पढ़ने भी जा रही थी, या फिर मछली से क्या एक अंदाजा लगा सकते हो तुम? मछली बीटेक में एडमिशन लेना चाहती थी, क्या आप अंदाजा लगाओगे उससे कि भाई उस समय वो क्या कह रही होगी मछली? तो ऐसी जो बच्चे पद्धति होती है इसको क्या बोलते हैं? बूस्टोफ्रेडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ध्यान रखोगे, ऐसी पद्धति को बूस्टोफ्रेडन, याद रखोगे बच्चे, है ना भाई? बूस्टोफ्रेडन याद रखोगे, इसको बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा? बूस्टोफ्रेडन पद्धति। तो ये पद्धति है, ये भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन अभी तक इस सिंधु लिपि को कोई पढ़ नहीं सका। जो ऐसी चित्रात्मक होती है ना पद्धति लिपि, उसको क्या बोल देते हैं बच्चे? क्या ये तो जी सिंधु लिपि कैसी है? बूस्टोफ्रेडन है, चित्रात्मक है। समझ गए? तो अभी तक तो नहीं आई पढ़ने में, आगे जाके देखेंगे भैया। ठीक है, चलो यहां तक हो गई हमारी। अगर हम देखें सिंधु लिपि का सबसे पहला नमूना कब पेश हुआ था? 1853 में, और इसका आखिरी नमूना 1923 में पेश हुआ है। याद रखोगे, यानी कि आखिरी जो चित्र इसका निकल के आया 1923 में है, पहला निकल के आया है, ध्यान रखोगे कब? 1853 के अंदर। ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा बच्चे? आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। कैसी पद्धति में थी बच्चे ये? ध्यान रखोगे, बूस्टोफ्रेडन पद्धति में। क्लियर हो जाएगा? कौन सी लिपि? सिंधु लिपि। ठीक है भाई। अच्छा, यहां तक हमारी कंप्लीट हो गई ये वाली बातें। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इससे ज्यादा कल रात की एक वीडियो है बच्चे, रेलवे एनटीपीसी में कराई है, उसमें सारी चीजें और करा दी है इससे भी ज्यादा, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब बोलते हैं बच्चे, प्राचीन काल में किस नदी में दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? चलो चलते हैं बच्चे। ये है, आप मान के चलो, बिहार वाला इलाका है। बिहार से जा रही है बीचों बीच से गंगा नदी, और इस गंगा नदी के जो ये वाला निचला इलाका है, ये बच्चे कौन सा इलाका माना जाता था? ये मगध साम्राज्य माना जाता था। और आपको ये कौन सी नदी के दक्षिण का हिस्सा हो गया? गंगा नदी के दक्षिण का हिस्सा हो गया। मगध साम्राज्य के अंदर पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश की नींव किसने रखी है बच्चे? बिंबिसार ने रखी है। किसने रखी है बच्चे? बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने बच्चे नींव तो रख दी, ये 544 बीसी में रखी थी, जीरो से इतने वर्ष पहले। और बच्चे ये 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया। ये जैन, ध्यान रखोगे, जैन धर्म का पालन करता था, और इसने 52 वंश तक शासन किया था। और पहली राजधानी कौन सी बनाई थी हर्यक वंश के अंदर? बच्चे हर्यक वंश की पहली राजधानी, जो पूरे मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, वो कौन सी थी? वो थी राजगृह। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजगृह या फिर गृह ब्रिज, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, गृह ब्रिज। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखना, ये पहली राजधानी थी। इसको बच्चे ध्यान रखोगे, श्रेणिक बोला गया है। श्रेणिक किसमें बोला गया है बच्चे? श्रेणिक ये बोला गया है, ध्यान रखोगे, जैन साहित्यों में इसको श्रेणिक बताया गया है, बिंबिसार को। ठीक है, यहां तक बात खत्म। अच्छा, अब चलते आगे। इसकी हत्या किसने कर दी बिंबिसार की? वो कर दी बच्चे अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया था। क्लियर हो जाएगा बच्चे? कैसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं, ये जो बिंबिसार है, इसने विवाह किए थे कई सारी, मतलब कई जगह पर। तो एक विवाह इसने किया था, ध्यान रखोगे, कहां पर? कौशल नरेश, याद रखोगे, कौशल नरेश की, ध्यान रखोगे, कौशल नरेश की बेटी से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जिसका नाम क्या था बच्चे? छेलना। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, छेलना से विवाह करा था इसने, मतलब शादी करी थी। ठीक है बच्चे, और ये छेलना किसकी बहन थी? पिरसे जनित की बहन थी। ये भी चीज आप ध्यान रखो, किसकी बच्चे? पिरसे जनित की बहन। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, पिरसे जनित की ये क्या थी बच्चे? ध्यान रखोगे, वो थी बहन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? पिरसे जनित की बहन। ठीक, ओके, इतनी बात हो गई। एक और विवाह किया इसने, वो कौन सा? लिच्छवी राजकुमारी, याद रखोगे, लिच्छवी राजकुमारी। ये भी चीज आप ध्यान रखना, लिच्छवी राजकुमारी से, ध्यान रखोगे, इसने विवाह किया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? अच्छा, जो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, उसी से इसका बेटा अजातशत्रु भी हुआ था। अब आप बोलोगे सर, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह, वो तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने भी किया था। हाँ, वो भी करेंगे, लेकिन वो आगे जाके करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये हम बहुत पहले की बात करें तो इसने भी किया था वहां पे, लिच्छवी वंश के अंदर, ध्यान रखोगे, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह इसने भी किया है एक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? इसने बच्चे ध्यान रखोगे पंजाब के, ध्यान रखोगे,
पंजाब के मद्र कुल की, याद रखोगे, मद्र कुल की राजकुमारी थी एक, उसका नाम क्या था बच्चे, ध्यान रखोगे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वो था क्षेमा, ये भी आप ध्यान रखना, उससे भी विवाह किया था, क्षेमा से भी विवाह किया था। तो भाई साहब विवाह करने में एक्सपर्ट थे, समझिए आप लोग, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। इसकी हत्या कर दी इसके बेटे ने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था? बच्चे ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें सबसे दक्षिणी कौन सा था? अगर आप देखोगे, ये हो गई हमारी नर्मदा और ये हो गई हमारी बच्चे गोदावरी। इन दोनों के नदियों के बीच के क्षेत्र में कौन सा था? अश्मक। याद रखोगे, सबसे दक्षिण में यही माना जाता था 16 महाजनपदों में से, ठीक है भाई। और इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? वो था बच्चे मगध वाला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन सा था? मगध का। बोलते प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? जरा याद करो, वो कौन सी थी बच्चे? राजगृह या फिर ग्रेब्रिज। याद रखोगे कौन सा बच्चे? ग्रेब्रिज। और ये जो ग्रेब्रिज है ना भाई, ध्यान रखोगे, या फिर ये जो राजगृह है, इसके बाद कौन सी बनी थी? इसके बाद बनी थी बच्चे, ध्यान रखोगे, उदयन ने बनाई थी। उदयन भी हर्यक वंश से ही था, उसने पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पाटलिपुत्र, है ना भाई। सबसे पहला हर्यक वंश में कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन है? अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या करके ही तो अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था, और अजातशत्रु को ही चटका के कौन गद्दी पे बैठा? उदयन। समझ गए आप लोग। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र ये राजधानी बसाई थी नई, यानी कि दूसरी राजधानी मगध साम्राज्य के अंदर, ठीक है। बोलते हैं राजा अजातशत्रु किस वंश से थे? बच्चे हर्यक वंश से थे, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, जो ध्यान रखोगे, कौशल राजकुमारी महाकौशला देवी से विवाह किया था, याद है ना, पिरसे जनित की बहन से विवाह किया था, किसने? बिंबिसार ने। किसके पिता ने? अजातशत्रु के पिता ने, याद है। तो अब उसी पिरसे जनित के ऊपर आक्रमण करने चला गया। कौन चला गया? ध्यान रखोगे, है ना। अगर हम देखेंगे पिरसे जनित के ऊपर किसने आक्रमण कर दिया था बच्चे? अजातशत्रु ने। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, अजातशत्रु ने। ये भी चीज आप ध्यान रखना, समझ गए। यानी कि बच्चे ये जब आक्रमण करने गया उस पिरसे जनित के ऊपर, ध्यान रखना, तो पिरसे जनित हार गया और अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। समझ गए बच्चे, ऐसे आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इसके पिता ने विवाह किया था बिंबिसार ने, किससे? ध्यान रखोगे, कौशल नरेश है, ध्यान रखोगे, कौशल नरेश, ध्यान रखोगे, कौशल नरेश की पुत्री से। और कौशल नरेश की पुत्री का नाम था महाकौशला देवी, जो पिरसे जनित की बहन भी थी, ठीक है, विवाह किया था। तो भैया जब विवाह इसने कर लिया तो पिरसे जनित पर फिर आक्रमण करने उसका बेटा चला गया। किसका बच्चे? बिंबिसार का। कौन? अजातशत्रु। किसके ऊपर? पिरसे जनित के ऊपर। और पिरसे जनित ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और अभी हमने ठीक यहां पर क्या चीज समझी थी बच्चे? यही सारी चीज, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये जो अजातशत्रु जो बेटा था वो किससे बेटा था? वो ध्यान रखोगे लिच्छवी राजकुमारी से था, ठीक है भाई, वो जो बेटा था, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने सगे मामा के यहां आक्रमण करने के नहीं गया था अजातशत्रु, ध्यान रखोगे, अपने सगे मामा के यहां आक्रमण करने नहीं गया। अजातशत्रु के पिता ने दूसरी जगह भी विवाह किया था, उसके वहां गया है आक्रमण करने के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो सगा मामा नहीं था पिरसे जनित, कभी आप बिल्कुल सगा समझो उसको, सगा नहीं था, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे बच्चे। यहां तक हो गया हमारा, अब चलते हैं आगे, ठीक, यहां तक हो गई हमारी बात। ये सारी बातें हो गई। राजा अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने। और उदयन ने नई राजधानी बना ली, कौन सी? ध्यान रखोगे, पाटलिपुत्र। इनका अंतिम शासक हर्यक वंश वालों का था नागदशक, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कौन था? नागदशक। बोलते बच्चे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां मौजूद थीं? तो बच्चे कितनी थीं? 16 महाजनपद थे। 16 में से सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध वाला इलाका, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। अब जरा सोचो वो कौन है बच्चे? उदयन है, ठीक है भाई। उदयन ने ही किसको बच्चे चटका दिया था? अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को चटका दिया था, समझ गए। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर है उदयन। उदयन के बाद नागदशक इस वंश का आखिरी शासक माना जाता है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा।
आ जाओ नेक्स्ट पर। इसके बाद कौन सा वंश आया था? शिशुनाग वंश आया था। शिशुनाग ने ही उसकी नींव रखी थी। शिशुनाग में ही आगे जाके कालाशोक आया। कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी। कहां पर? वैशाली के अंदर। ठीक है बच्चे। और अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति करवाई थी। कहां? राजगृह के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और शिशुनाग वंश हो गया। देखो हर्यक वंश हो गया भाई। हर्यक के बाद कौन आया था? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश में दो महान शासक हुए, एक शिशुनाग जिसने नींव रखी है शिशुनाग वंश की, एक कालाशोक हो गया। कालाशोक ने क्या करवाई? दूसरी बौद्ध संगीति। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश की नींव महापद नंद ने रखी। और महापद नंद के, ध्यान रखोगे, महापद नंद में जो आखिरी वंश हुआ है वो धनानंद हुआ है। और धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रख दी थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, यहां पर ये हो गया ना स्ट्रक्चर, है ना भाई। उदयन के बाद आप किसको बिठाओगे? नाग दशक को। और नाग दशक को कौन चटका देगा बच्चे? शिशुनाग चटका देगा। शिशुनाग चटका देगा। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रख दी। फिर इसमें कौन आ गया बच्चे? कालाशोक आ गया। और कालाशोक ने सेकंड बौद्ध संगीति करवाई है। कहां पर करवाई है? वैशाली के अंदर करवाई है। क्लियर हो जाएगा बच्चे, वैशाली। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और फिर बच्चे इसके बाद अगर आप देखोगे महापद नंद ने क्या कर दिया? महापद नंद ने नंद वंश की नींव रख दी थी बच्चे, है ना। और नंद वंश का आखिरी शासक कौन है बच्चे? वो है धनानंद। ये भी आप ध्यान रखना। और धनानंद की हत्या करके किसने बच्चे? मौर्य वंश की नींव रख दी थी। ध्यान रखोगे, मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रख दी थी। ठीक है भाई, अपनी माता मूर के नाम पर मौर्य वंश का नाम। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं वैदिक श्लोकों में के मुख्य संग्रह क्या कहलाते थे? है ना भाई, जरा बताओ। वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते थे बच्चे? संहिता कहलाते थे, है ना भाई। जैसे कि हम बोले यजुर्वेद हो गया, जैसे हम बोले बच्चे इसमें से सामवेद हो गया, है ना, अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। तो इन सबको क्या बुलाते हैं बच्चे? इन सबको संहिता बुलाते हैं एक साथ। सबसे पुराना इनमें ऋग्वेद है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या हुआ करती थी? भाई वो मवेशी हुआ करती थी। ठीक है भाई। और मवेशी में भी बच्चे ध्यान रखोगे गाय। जिसके पास भाई गाय सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा अमीर है। गाय का दूध भी बेचा जाता था, उसका घी भी बेचा जाता था। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं? प्रारंभिक वैदिक काल की बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो वैदिक काल बच्चे जब भी आए आपसे, वैदिक काल के दो हिस्से हैं बच्चे। वैदिक काल के कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक तो है बच्चे ऋग्वेदिक काल, याद रखोगे ऋग्वेदिक काल हो गया। ऋग्वेदिक काल का समय है, ध्यान रखोगे, ये हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 के बीच का समय। और फिर आ जाएगा बच्चे उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है बच्चे? ध्यान रखोगे ये है 1000 से लेकर 600 के बीच का समय। ये ध्यान रखना, वो भी 0 से साल पहले चल रही है, बीसी चल रही है ये सब, यानी कि 0 से इतने साल पहले की बातें चल रही है ये सब। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सबसे पुराना ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई है। ये बात ध्यान रखोगे बच्चे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अगर हम देखें इसमें से बच्चे लगभग 3500 वर्ष पहले हुई है, ये बात ध्यान रखना ऋग्वेद की। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे ऋग्वेद में आपको क्या, यहां पर आपको 10 मंडल देखने को मिलेंगे। 10 मंडल, 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे, 10,580 आपको ऋचाएं देखने को मिलेंगी, आपको ऋचाएं। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य, ध्यान रखोगे, है ना भाई, आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? तो बच्चे प्रकृति और यज्ञों की पूजा करना था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में जिसमें एक युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन को शामिल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चे? गंधर्व विवाह कहते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से गंधर्व विवाह इस प्रकार का है। ठीक है बच्चे, याद रखोगे, यानी कि राजीनामे के साथ हुआ विवाह। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अशोक ने अपने दूत को धम्म की नीति, ध्यान रखोगे, दूतों को धम्म की नीतियों के प्रसार के लिए कहां भेजा था? यानी कि बच्चे धम्म का मतलब रूल रेगुलेशंस अशोक के। तो ये जो धम्म थे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, उनके प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा गया था बच्चे? ये भेजा था सीरिया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अपने दूतों को। और अपने बेटा और बेटी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और अगर आपसे पूछे सम्राट अशोक के बारे में, तो बच्चे सम्राट अशोक कब गद्दी में बैठा है? 269 बीसी में गद्दी पर बैठा है।
261 बीसी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर युद्ध किया, जिसका वर्णन इसने 13वें शिलालेख में किया है। इसके 33 शिलालेख थे टोटल, जिसमें से बच्चे अगर आप देखोगे 14 प्रमुख शिलालेख हैं, और 14 प्रमुख शिलालेख में से 13वें में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। और बच्चे 7 इसके स्तंभ लेख भी थे, इन्हीं 33 में से 7 स्तंभ लेख भी माने जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से क्या चीज प्रसिद्ध थी। जो बच्चे अर्थशास्त्र किसने लिखा है, आचार्य चाणक्य ने लिखा है, और इसमें ज्यादातर किसके बारे में बातें हैं बच्चे, मौर्य काल के बारे में। और हम देखेंगे इसमें से तो कंबल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि पाकिस्तान की तरफ का कंबल बहुत फेमस था। ठीक है बच्चे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ का, उत्तर पश्चिम इलाके का। और इसमें अगर हम देखें मौर्य काल की नींव बच्चे आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी है, और कब रखी है, 0 से 322 बीसी में रखी है। अपनी माता मूर के नाम पर इस वंश का नाम रखा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये जो बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य है, ये क्या, इसने बच्चे सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था। ये बात आप ध्यान रखोगे, हेलेना। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो उससे हेलेना से विवाह किया था। और अगर आप देखोगे अपने अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म की संथारा प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे। समझ गए, कहां पर जाकर, कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला है, जहां गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति है, जहां हर 12 साल में महामस्तक अभिषेक होता है, वहां पे जाके इसने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है बच्चे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐसे, ये वाले बिल्कुल ठीक। इसका बेटा कौन था बच्चे, वो था बिंदुसार। याद रखोगे कौन था, बिंदुसार। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते बच्चे इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का इतिहास है, किसके द्वारा लिखी गई, ये बच्चे मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। देखो सेल्यूकस निकेटर जो था उसने अपना दूत भेजा था। ठीक है, ध्यान रखोगे, सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत भेजा था मेगास्थनीज किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो उसी ने इंडिका लिखी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, क्लियर। आ जाओ भाई। बोलता है ग्रीक नाम एमित्रचेटस किस मौर्य शासक का पर्याय था। मतलब ये यूं बोल रहा है, एमित्रचेटस जो बोलते थे वो किसको बोला जाता था, यानी कि एमित्र घात किसको बोला जाता था, वो बिंदुसार को बोला जाता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और ये गद्दी पे बैठा है 297 बीसी में गद्दी पर बैठा है। क्लियर हो जाएगा बच्चे यहां तक। और अगर हम देखेंगे बच्चे, इसके समय पर सीरिया का शासक, याद रखोगे सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस प्रथम था, है ना, एंटियोकस प्रथम। ये बात ध्यान रखना, एंटियोकस प्रथम ने इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था, और डायमेकस को एक तरीके से मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, इसके पिता के दरबार में, बिंदुसार के पिता के दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अब बिंदुसार के दरबार में कौन आया है, ध्यान रखोगे, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस आया है। ठीक है भाई। और ध्यान रखना, सीरिया के शासक, ये जो आपको एंटियोकस लगता है, एंटियोकस प्रथम से इसने 3 चीजें मांगी थी। किसने बच्चे, बिंदुसार ने, एक सूखी अंजीर, एक अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। इसने 3 चीज मांगी, 3 में से 2 के लिए तो हामी भर दी और दार्शनिक के लिए मना कर दी। उसने बोला भैया हमारे कानून के हिसाब से हम, समझे, दार्शनिक नहीं देंगे, हम लड़की नहीं भेजेंगे, बॉयकॉट। समझ गए आप लोग। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है बच्चे इसमें से अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, जरा बताओ बच्चे। जो धर्म का प्रचार प्रसार करता था तो उसको क्या बोला जाता था बच्चे, धम्म महामत्ता, ये बोला जाता था। क्लियर हो जाएगा, धम्म महामत्ता। बोलते बच्चे गुप्त काल में आ जाते हैं आप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अभी चलो गुप्त काल से पहले इसमें मौर्य काल की मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊं। देखो बच्चे, इसमें 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, यानी कि कोर्ट जो होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, एक तो धर्म स्थनीय और एक कंटक शोधन। याद रखोगे बच्चे, धर्म स्थनीय याद रखोगे और एक कंटक शोधन। ये बात ध्यान रखना, कंटक शोधन। ये जो आपको धर्म स्थनीय लगता है ना, इसमें क्या होता था, जैसे कि शादी विवाह से जुड़े हुए, ध्यान रखोगे, मसले सॉल्व होते थे शादी विवाह से। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यानी कि दीवानी मामले इसमें सॉल्व होते थे। और बच्चे कंटक शोधन, ये एक फौजीदारी न्यायालय होता था। कैसा होता था, फौजीदारी न्यायालय।
मतलब कि इसमें बच्चे हत्या मारपीट से जुड़े हुए, ध्यान रखोगे, हत्या मारपीट से जुड़े हुए मसले सॉल्व किए जाते थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यहां तक आप ध्यान रखोगे। अच्छा, मेगास्थनीज ने तो नहीं बताया कि कहीं पे सती प्रथा थी, लेकिन आचार्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है भाई, उसमें तो बताया गया है कि यहां पर सती प्रथा थी इस समय पर। ठीक है, तो ऐसे भी सती प्रथा थी इस समय पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, और हमारा राइट आंसर इसका ये हो गया। आ जाओ अब नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे भाई? बोलता है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? कौन से धर्म का भाई? गुप्त काल वाले किस धर्म को ज्यादा वरीयता देते थे? वो भी बच्चे बौद्ध धर्म को ज्यादा वरीयता देते थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन वो किसके उपासक थे? वो विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी के वो उपासक थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कौन सी भाषा चलती थी बच्चे गुप्त काल में? वो चलती थी, ध्यान रखोगे, संस्कृत भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा का ज्यादा चलन था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। और इसकी नींव किसने रखी है बच्चे? वो रखी है श्री गुप्त ने। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। श्री गुप्त के पास महाराज की उपाधि थी बच्चे। उस समय पर महाराज उन लोगों के पास उपाधि थी जो किसी ना किसी के सामंत होते थे, किसी ना किसी के अंडर काम करते थे। और इसके बाद कौन आया बच्चे? इसके बाद आया घटोत्कच, याद रखोगे, घटोत्कच। देखो, ये जो सूपिया का अभिलेख है ना मध्य प्रदेश के रीवा में, वो स्कंदगुप्त का है, इन्हीं में से था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने यह बोला है कि भैया गुप्त काल जो शुरू हुआ है वो घटोत्कच से शुरू हुआ है, उसका श्रीगुप्त का कोई उल्लेख नहीं है उसमें, ये बात ध्यान रखना, सूपिया के अभिलेख में। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। और घटोत्कच के बाद कौन आया बच्चे? वो आया चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट कब गद्दी पे बैठा? 319 ईस्वी में। और इसने 319 ईस्वी में ही गुप्त कैलेंडर चलाया था, यानी कि गुप्त संवत, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा बच्चे, जो शक संवत चला था वो 78 ईस्वी में चला था। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? 241 साल का अंतर है इन दोनों में, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अब ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इसने भी लिच्छवी राजकुमारी, याद रखोगे बच्चे, इसने भी लिच्छवियों की एक राजकुमारी हुआ करती थी, ध्यान रखोगे, उससे कुमार देवी से इसने विवाह किया था, कुमार देवी से इसने विवाह किया। और इसने बच्चे ध्यान रखोगे, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह तो किया इसने, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के नाम से इसने बच्चे सिक्के भी चलवाए थे। और गुप्त काल में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने वाला यही था, गुप्त काल के अंदर स्वर्ण सिक्के चलाने वाला पहला यही था। इन दोनों की संतान का क्या नाम था बच्चे? वो था समुद्रगुप्त, याद रखोगे, इन दोनों की संतान का नाम, जिसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और कौन बोलता है ये बात? विंसेंट स्मिथ बोलता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको बोला जाता था अग्रहार, और इससे टैक्स नहीं लिया जाता था। ओके बच्चे, टैक्स नहीं लिया जाता था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, अच्छा गुप्त काल में और थोड़ा सा चलते हैं बच्चे। गुप्त काल में टैक्स को क्या बोला जाता था? टैक्स को बोला जाता था बच्चे भोग, है ना भाई, ध्यान रखोगे, है ना। देखो, एक होता था टैक्स भोग, जिस भोग में क्या होता था कि राजा है अपने दिनचर्या की चीजें लेता था, जैसे फल सब्जी लेता था, समझ गए, राजा के दरबार में फल और सब्जी ऐसे टैक्स आते थे। एक होता था बच्चे भाग, भाग होता था उपज का 1/6 टैक्स, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और एक होता था बच्चे हिरण्य टैक्स, हिरण्य कैसे होता था? ये होता था बच्चे नगद, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, नगद में देना टैक्स, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, हिरण्य तो हो गया ये, एक होता था बच्चे मे टैक्स, में यानी कि अन्न के रूप में देना टैक्स, समझ गए, अन्न के रूप में टैक्स देना। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, उद्रंग जो टैक्स होता था वो स्थायी किसानों से लिया जाता था, स्थायी कृषक जो होते थे उनसे लिया जाता था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और जो बच्चे ऊपरी कर टैक्स होता था ना, ऊपरी कर, वो अस्थायी किसानों से लिया जाता था, किससे बच्चे? अस्थायी कृषक से लिया जाता था ऊपरी कर टैक्स। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये हिरण्य वाला बहुत आजकल ट्रेंडिंग में, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बच्चे यहां पर, है ना, महाबलाधिकृत किसको बोला जाता था? महाबलाधी, ध्यान रखोगे, बलाधिकृत किसको बोला जाता था? वो बोला जाता था बच्चे सेनापति को, सर्वोच्च सेनापति जो होता था उसको बोला जाता था।
सर्वोच्च सेनापति को महाबलाधिकृत बोला जाता था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, आपको क्या लगता है इसमें से बच्चे वो कौन थी? तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चे? ये हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है कुमार देवी। ये अभी हमने देखा था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? बच्चे अभी हमने समुद्रगुप्त तक देख लिया। समुद्रगुप्त ने आपको बताया कि भाई भारत का नेपोलियन बोला जाता था, उसने 6 प्रकार की मुद्राएं भी चलाई थी और उसका दरबारी कवि हरिसेन था और उसने अपने दरबारी कवि से प्रयागराज का स्तंभ अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, ये जो प्रयागराज का बच्चे शिलालेख है, ये अशोक ने कौशाम्बी में गढ़वाया था। तो इसको कहां पर शिफ्ट करवा दिया गया? अकबर के द्वारा प्रयागराज में। तो ये बच्चे अकबर से भी जुड़ा हुआ है, अशोक से भी जुड़ा हुआ है, समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है ना, बीरबल से भी जुड़ा हुआ है, जहांगीर से भी जुड़ा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इन शासकों से जुड़ा हुआ है प्रयागराज के स्तंभलेख। ठीक है, बोलता है बच्चे गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या बोले जाते थे? तो बच्चे उनको क्या बोला जाता था? चांदी के सिक्कों को रूपक बोला जाता था। ठीक है भाई, सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? दीनार बोला जाता था। और सोने का जो सिक्का होता था वो 144 ग्रेन का हुआ करता था बच्चे, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, चांदी का सिक्का मौर्य काल में क्या बोला जाता था बच्चे? पण बोला जाता था, पण। ये भी आप ध्यान रखोगे, मौर्य काल में पण बोला जाता था। ठीक है, यहां तक हो गए भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? वो था बच्चे चंद्रगुप्त सेकंड। वो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। और चंद्रगुप्त सेकंड बच्चे कब गद्दी पे बैठा? 375 से लेकर 415। अच्छा, ये गद्दी पे तो बैठ गया। और अगर आपसे यूं पूछा जाए कि चलो जी ये गद्दी पे तो बैठ गया, कि भाई इसके किसके साथ युद्ध हुआ बच्चे? शकों के साथ युद्ध हुआ। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ऐसा था, इसका भाई था एक बड़ा भाई रामगुप्त। रामगुप्त को शकों ने हरा दिया और शक रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को ले गए। और ध्रुव देवी को जब वो ले गए तो इसने शकों के साथ युद्ध किया और ध्रुव देवी को छुड़ा लाया और खुद उससे विवाह कर लिया। ठीक है, ध्रुव देवी से। और इसको बच्चे शकारी की उपाधि भी थी इसके पास। शकों को हराने के बाद शकारी की उपाधि भी इसके पास थी। ओके बच्चे, और इसके पास विक्रमादित्य की उपाधि भी थी। ओके, विक्रमादित्य की उपाधि। इसके पास देवश्री की भी उपाधि थी। इसके बाद बच्चे ध्यान रखोगे देवगुप्त की भी उपाधि थी इसके पास। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके समय पर कौन आया था बच्चे? फाहियान आया था, फाहियान। और ये कब आया था? 399 में आया था। 399 ईस्वी में फाहियान आया है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चीनी यात्री था ये फाहियान, इसके ही समय पर आया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, इसका जो ना एक स्तंभ, लोहे का स्तंभ, ध्यान रखोगे कहां पर खड़ा हुआ है? जहां कुतुब मीनार है दिल्ली में, बिल्कुल वहीं पर इसका गड़ा हुआ मिल जाएगा वो लोहे का स्तंभ लेख। ठीक है बच्चे, उस पे चंद्र नाम के राजा के बारे में जिक्र है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इतनी बात हो गई। इसके बाद कौन आया बच्चे? इसके बाद आया कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने बच्चे, है ना भाई, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, जो आपको कहां पर पड़ेगा? बिहार में, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां पर। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। मंदसौर का अभिलेख इसी से जुड़ा हुआ है, कुमारगुप्त से। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त आया। याद रखोगे, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में बच्चे, है ना, ध्यान रखोगे, स्कंदगुप्त के बारे में कौन सा बच्चे? जूनागढ़ का अभिलेख है। जूनागढ़ का अभिलेख है। और जूनागढ़ का अभिलेख कहां पर मिलेगा? ध्यान रखोगे, यह मिलेगा गुजरात के अंदर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। और इसने किसको हरा दिया था? हूणों को हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है। ओके बच्चे, हूणों को हरा दिया था। हूण जिनका एरिया फारस से लेकर खेतान तक फैला हुआ था, जिनकी राजधानी बामियान थी। आज बामियान घाटी अफगानिस्तान में पड़ती है, समझ गए? पंजशीर घाटी भी वही है। ओके, तो बामियान घाटी इनका एरिया था हूणों का। और हूणों में पहला आक्रमण करने वाला भारत में खुशनवाज था। उसके बाद तोरामन और मिहिरकुल ने तो यहां पर कहर ढा दिया था। समझ गए? मिहिरकुल बहुत ज्यादा आक्रामक था, समझ गए? और ऐसा माना जाता है बच्चे कि हूणों को इसने हरा दिया था। वो कहां लिखा हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है बच्चे। और एक इनमें कौन था बच्चे? भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, एरण मध्य प्रदेश में है। उसमें सती प्रथा के बारे में सबसे पहले हमें कहीं साक्ष्य मिलता है ना, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उसमें मिलता है। ये बात ध्यान रखना कि हाँ भाई, यहां सती प्रथा थी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। वो कौन सा है? एरण अभिलेख
वो कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। किसका है बच्चे? भानुगुप्त का। इनमें बिल्कुल आखिरी जो था वो था विष्णुगुप्त थर्ड। याद रखोगे कौन सा था बच्चे? विष्णुगुप्त थर्ड, बिल्कुल। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये लिखी है बच्चे। ये जो हर्षवर्धन है ये कब तक गद्दी पे बैठा है बच्चे? 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा है। ओके भाई। और इसके समय पर कौन आया था बच्चे? हेनसांग भी आया है 629 ईस्वी में और 645 में गया है। वो एक चीनी यात्री था और उसने बच्चे क्या लिखी थी? सी यू की लिखी थी। क्या लिखी थी? सी यू की। ओके, उसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति वंश से था। पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश लिखी थी। क्या लिखी थी? सी यू की। ओके, उसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति वंश से था। पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की नींव रखी थी। आगे चलकर उसमें प्रभाकवर्धन हुआ और प्रभाकवर्धन के दो बेटे थे। एक था बच्चे राज्यवर्धन, याद रखोगे राज्यवर्धन, और एक था बच्चे हर्षवर्धन, और एक उसकी बेटी थी, उसका नाम क्या था? ध्यान रखोगे, वो था राजश्री। ओके बच्चे, तो राजश्री का विवाह ये लोग कहां कर देते हैं? कन्नौज के राजा के यहां कर देते हैं। कन्नौज यूपी में पड़ता है, वहां पर कर देते हैं। और कन्नौज है ना बच्चे, कन्नौज में किसके यहां करते हैं? ग्रहवर्मन के यहां, जो मौखरी वंश का शासक था। समझ गए? और उसका पंगा चल रहा था पहले ही शशांक से, तो शशांक उसकी हत्या कर देता है। तो बहुत अर्ली एज में ही विधवा हो जाती है राजश्री। ध्यान रखोगे किसकी डेथ हो जाती है बहुत अर्ली एज में? वो ध्यान रखोगे ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। कौन? शशांक। तो ये बहुत अर्ली एज में ही क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। तो दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आता है। ये राज्यवर्धन चौथा ये अपनी बहन का बदला लेने के लिए जाता है शशांक के पास, और शशांक इसको मरवा देता है। तो अब कौन बचा? अब हर्षवर्धन और राजश्री बचे। अब हर्षवर्धन क्या करेगा कि भैया अब वो बदला लेने का सोचेगा, और वो बदला ले लेता है शशांक को मरवाकर। और उसके बाद ये अपनी राजधानी थानेश्वर, इसकी पहली राजधानी थी हरियाणा के अंदर हर्षवर्धन की, अब ये अपनी दूसरी राजधानी भी बना लेता है। किसको बनाता है? वो बनाता है कन्नौज को। तो दो राजधानी हो जाती है इसकी। ठीक है, बहुत बड़ा उत्तर भारत का बच्चे शासक था। कुंभ मेले की शुरुआत का श्रेय इसी को जाता है, हर्षवर्धन को। और जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, बादामी के चालुक्य का, ध्यान रखोगे कर्नाटक के क्षेत्र में जो आपको पड़ता है बादामी, वो पता है क्या बोलता है? पुलकेशिन सेकंड वो कहता है कि मैंने हर्षवर्धन को हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे। समझ गए आप लोग? कितनी बड़ी बात है। उसने अपने शिलालेख में ये बात लिखवाई है। समझ गए कि उसने हरा दिया था। क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे। लेकिन हर्षवर्धन बहुत बड़ा शासक था, सिर्फ उसके शिलालेख में ही इस बात की पुष्टि मिलती है और कहीं नहीं मिलती। कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं बच्चे? ये लिखे गए 3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? 3। और 3 कौन कौन से हैं? जैसे कि नागानंद है, जैसे रत्नावली है, जैसे प्रियदर्शिका है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। जो कुछ देखा, अपना ध्यान रखोगे किसमें लिखा? सीयूकी में लिखा था अपनी यात्रा का वृतांत। वो कौन था? जुआनजांग यानी कि हेनसांग। ठीक है बच्चे, तो ये थी तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास बच्चे, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारी चीजों को कवर किया। और इसके बाद सेकंड पार्ट में आगे बढ़ेंगे यहां से, जिसमें ज्यादातर मध्यकालीन